दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ जेम्स हेडली चेज की द वर्ल्ड इन माई पॉकेट का 5वां भाग। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने तो चैनल में जाके सुन लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक लंबे सफर के बाद जिनी और किटसन अपनी मंजिल पर पहुंचे। किटसन ने अपनी कार को कैरावैन मार्ट के आगे रोका। वहां पर स्थित मार्ट द क्वालिटी कार एंड कैरावैन सेंटर मार्लप से कोई आधा मील पहले मेन हाईवे पर स्थित था। वहां सामने दर्जनों कारें और कैरावैन मौजूद थे और उन्हीं के पीछे एक लकड़ी का केबिन बना हुआ था। किटसन ने जैसे ही अपनी कार रोकी, एक आदमी केबिन से बाहर निकला। अपने मौजूदा परिधान से वो खूब संपन्न प्रतीत हो रहा था। उसने आगे बढ़कर जिनी की साइड का दरवाजा खोला। जिनी खूबसूरत नवविवाहिता को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी तो न जाने क्यों किटसन को मन ही मन उस पर गुस्सा आने लगा। जिनी बड़ी ही अदा के साथ कार से नीचे उतरी। वो आदमी बोला, आइए आइए, आपको कैरावैन चाहिए ना? किटसन भी कार से बाहर निकला। जिनी ने कहा, हाँ, हमें कैरावैन ही चाहिए। फिर उसने किटसन की ओर देखा और पूछा, क्यों, है ना एनेक्स? वो आदमी बोला, अब बहुत खूब, आप बिल्कुल सही जगह में आए हैं। मेरा नाम हैरी कार्टर है और इधर हमारे पास हर किस्म के कैरावैन हैं। आपको कैसा चाहिए? किटसन ने जवाब दिया, किस्म कोई भी हो, मगर कीमत वाजिब होनी चाहिए। वो आदमी बोला, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको मनपसंद चीज देंगे। कार्टर ने जिनी की लंबी, सुडौल, खूबसूरत और दूधिया टांगों को प्रशंसापूर्वक निहारते हुए कहा, आइए, पसंद कर लीजिए कैरावैन। इसके बाद वो तीनों आगे खड़ी कैरावैन की कतार की ओर बढ़े। किटसन ने अपने काम के हिसाब से एक कैरावैन पसंद कर लिया जो लगभग 16 फुट लंबा था। वो नीली छत और सफेद ट्रेलर कैरावैन था जिसके दोनों साइडों में आगे पीछे एक एक खिड़की बनी हुई थी। किटसन ने जिनी की ओर देखकर कहा, यह ठीक रहेगा। जिनी ने सिर हिलाकर सहमति दी। किटसन ने कार्टर से पूछा, इसका साइज क्या होगा? कार्टर ने हैरानी से कहा, अब इसका, जनाब, मेरे ख्याल से यह आपके लिए वाजिब नहीं रहेगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? हैरिसन, किटसन ने जवाब दिया और कहा, अब आप मुझे इसका साइज बताओ। यह 16.5 फुट लंबा और 9 फुट चौड़ा है और इसे इस तरह से यूं खास तौर से हंटिंग ट्रिप के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन मिस्टर हैरिसन, इसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और मुझे नहीं लगता आपकी बीवी को इसमें रहना पसंद आएगा। कार्टर बता तो किटसन को रहा था, लेकिन अपनी आंखें उसने लगातार जिनी पर जमाए हुई थी। कार्टर आगे बोला, वैसे मेरे पास इसी साइज का दूसरा कैरावैन भी है जिसमें सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। किटसन स्थिर खड़ा रहा। वो सामने खड़े कैरावैन को देखा जा रहा था। वो उसके पहियों की मजबूती का अंदाजा लगा रहा था और ऑटोमेटिक ब्रेक्स देख रहा था जो जीपों के कहे अनुसार बेहद जरूरी थे। हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से खुद तैयार कर लेंगे, जिनी ने कहा और फिर आगे पूछा, अब मिस्टर कार्टर, क्या आप इसे जरा भीतर से दिखाएंगे? अब जरूर, कहकर कार्टर ने दरवाजा खोला। किटसन और जिनी ने भीतर निगाह डाली। किटसन को यकीन था कि यह कैरावैन हर लिहाज से उनके काम की थी। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या है? कार्टर ने पहले तो बेहद लच्छेदार लहजे में उस कैरावैन की दमदार मजबूती का बखान किया, फिर उसी तरह के नए कैरावैन की कीमत बताई और आखिर में, चूंकि वो नवविवाहित जोड़ा थे और हनीमून पर निकलने वाले थे, कार्टर उन्हें भारी डिस्काउंट देने का बेहद शानदार दिखावा करते हुए बोला, अब आपके लिए केवल $2500। उसके बाद सौदेबाजी शुरू हुई और आखिरकार बड़ी लंबी खींचातानी और जद्दोजहद के बाद $2000 में सौदा तय हो गया। अपने ऑफिस में सौदे की रसीद बनाते वक्त कार्टर ने जिनी से पूछा, आप अपने हनीमून पर किधर जाने का प्रोग्राम बना रही हैं मिस हैरिसन? जिनी ने जवाब दिया, पहाड़ों में। किटसन ने कार्टर से रसीद हासिल की। वो वहां से जल्दी निकलना चाहता था।
उसे कार्टर का जिनी को ताकते रहने का ढंग जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। किटसन ने जिनी से कहा, चलो हमें अभी काफी काम निपटाने हैं। तीनों केबिन से बाहर निकल आए। इस बीच उनके कैरावैन को उनकी कार के पीछे जोड़ा जा चुका था। किटसन और जिनी अपनी कार में बैठे और वहां से रवाना हो गए। रास्ते में जिनी ने कहा, कैरावैन काफी अच्छा है, मॉर्गन इसे देखकर बहुत खुश होगा। किटसन बोला, जिस ढंग से वो कार्टर का बच्चा तुम्हें देखे जा रहा था, मेरा दिल तो कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। जिनी ने पूछा, क्या मतलब? किटसन बोला, वही जो मैंने कहा। कार्टर को तुम्हारी ओर इतनी शिद्दत से घूरता पाकर मैं उसका थोबड़ा बिगाड़ देना चाहता था। क्यों? कौन आदमी मुझे किस ढंग से देखता है, इससे तुम्हें क्या मतलब? जिनी ने सर्द लहजे में पूछा। तुम मेरे पति नहीं हो, तो तुम्हें इस बारे में भड़कने की क्या जरूरत है? किटसन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसका चेहरा तमतमाने लगा। फिर वापसी में पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। अगले 2 हफ्तों में कैरावैन को अपने काम के मुताबिक सही कर लिया गया। इस दौरान ब्लैक लगातार जीपों के साथ बना रहा और उसने इस बारे में पूरी ईमानदारी से काम किया था। वो ये सब करके मॉर्गन का खोया हुआ विश्वास दोबारा जीतना चाहता था। हालांकि दिन रात जीपों के साथ बसेरा करना उसे बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसने इस बदमजा जिम्मेदारी को इंतहाई ईमानदाराना तरीके से निभाया था। जीपो मूल रूप से इटली का किसान था और उसकी आदतों पर ब्लैक अक्सर खुंदक खा जाया करता था, लेकिन फिर भी उसने इस सब को बर्दाश्त किया। इधर किटसन भी हर सुबह 8 बजे वर्कशॉप पहुंच जाता था और आधी रात होने के बाद ही वापस लौटता था। तीनों शख्सों की इस गंभीर और बेहद कड़ी मेहनत ने अब कैरावैन को इस हद तक काबिल बना दिया था कि वो उस ट्रक को ढो सके। इस दौरान ब्लैक और किटसन ने एक बात खुलकर मानी, वो ये कि जीपों की तकनीकी ज्ञान पर पकड़ लाजवाब थी। उसके बगैर वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। ब्लैक, जिसे जीपों के ऊपर उसकी आदतों की वजह से बहुत गुस्सा आया करता था, उसने भी जीपों के तकनीकी ज्ञान का लोहा मान लिया। इसके विपरीत किटसन, जो जीपों को पसंद करता था, खुले दिल से उसकी इस काबिलियत की तारीफ किया करता था। मंगलवार रात को कैरावैन संबंधी सारा काम निपट गया। फिर उसी रात मॉर्गन ने उसी वर्कशॉप पर मीटिंग रखी। इस पूरे अरसे में उनमें से किसी की भी जिनी से मुलाकात नहीं हुई थी। उसने मॉर्गन को एक फ़ोन नंबर दिया था जिस पर उसे उनके प्लान में किसी भी किस्म की फेरबदल की सूरत में उससे संपर्क किया जा सकता था। ना तो मॉर्गन और ना ही बाकी तीनों में से कोई जानता था कि वो कहाँ रहती थी और इस बीच उसने क्या किया। कैरावैन पर काम करते करते भी किटसन अक्सर उसके बारे में सोचता रहता था। उसे अब जिनी से मोहब्बत हो गई थी। इधर अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद अपनी इच्छा के सरासर खिलाफ उसे अब इस बाबत यकीनी तौर पर एहसास हो चला था कि इस मिशन को पूरा करने में वे लोग जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जिनी और उसके ख्याल उसके दिलो दिमाग मन मस्तिष्क पर इस कदर हावी थे कि वो एक पल के लिए भी उसे भुला नहीं पाता था। इसी दौरान जब वो कैरावैन को दुरुस्त करने में मशरूफ थे, मॉर्गन अपना ज्यादातर समय ट्रक एजेंसी से रॉकेट रिसर्च स्टेशन के बीच के रूट पर गुजारता रहता था। उसने हर एक सड़क को बेहद बारीकी से जांचा था और आखिरकार ट्रक छीनने के बाद भाग निकलने वाले रास्ते का भी बाकायदा नक्शा तैयार कर लिया था। मॉर्गन इस फैक्ट से पूरी तरह परिचित था कि एक बार ट्रक छीन लेने के बाद उन्हें जितना जल्दी हो सके उस स्थान से ज्यादा दूर निकलना होगा। इसके लिए उस पूरे इलाके के हर नुक्कड़ कोने की बारीक जानकारी होना उनके लिए बेहद जरूरी था। उस शाम 8 बजे जब वो अपनी कार में बैठा जीपों के ठिकाने की ओर उस मीटिंग में शामिल होने के लिए बढ़ रहा था, उसे अपनी कामयाबी की पूरी गारंटी थी। उस पूरे महीने में पहली बार बरसात हो रही थी और इससे भी मॉर्गन खुश था। खुश्क जमीन बरसाती पानी से नम हो गई थी
और यूं चारों तरफ एक भीनी खुशबू सी बिखरी हुई थी। वर्कशॉप की शेड और खिड़कियों पर भारी पर्दे लटके हुए थे, जिसकी वजह से बाहर से किसी को भी भीतर हो रही किसी किस्म की हलचल का आभास नहीं हो पाता था। वो स्थान पूरी तरह से निर्जन प्रतीत हो रहा था। मॉर्गन यूं ही सोचता कार ड्राइव करता हुआ जीपो के वर्कशॉप आ पहुंचा। जैसे ही वो अपनी कार की हेडलाइट्स ऑफ करके नीचे उतरा, उसे अपनी ओर बढ़ते हल्के मगर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अंधेरे में अपनी आंखें गड़ा दी। उसका हाथ अपने आप ही 48 बोर की रिवॉल्वर के दस्ते पर जा पहुंचा। कुछ एक क्षण यूं ही बीते और फिर उसे सामने से आती जिनी दिखाई दी। उसने बरसाती पहन रखी थी, जिसमें से पानी टपक रहा था। मॉर्गन बोला, बरसात तेज है। अगर मुझे तुम्हारा पता मालूम होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। जिनी ने कहा, नहीं, मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। वैसे तुम रहती कहाँ हो जिनी? इससे तुम्हें क्या मतलब? जिनी ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया। मॉर्गन ने आगे बढ़कर उसकी बाह थामी और उसे अपनी ओर खींचा। मुझे हल देने की कोशिश मत कर लड़के, मॉर्गन गुर्राया। तुम कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी हो रही हो। हमें से कोई नहीं जानता कि तुम रहती कहाँ हो, करती क्या हो। ट्रक लूटने का ऐसा पेचीदा तरीका तुम्हें कहाँ से सूझा? और तो और तुम्हारा असली नाम क्या है, हम कुछ नहीं जानते। अब अगर ऐसे में इस पूरे मिशन में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो तुम बेहद आसानी से कुछ यूं गायब हो जाओगी मानो जैसे तुम्हारा अस्तित्व कभी रहा ही ना हो। जिनी ने झटक कर अपनी बाह छुड़ाई। अगर ऐसा है तो भी इसमें बुराई क्या है, कहकर वो तेजी से आगे बढ़ी और वर्कशॉप के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पहुंचकर दस्तक दी। कुछ क्षण मॉर्गन स्थिर खड़ा रहा। उसकी चपटी काली आंखें सिकुड़ गई थी। इधर उस दस्तक की प्रतिक्रिया स्वरूप किटसन ने दरवाजा खोला। जिनी भीतर दाखिल हुई तो किटसन उसके पीछे हो लिया। हो गया। किटसन ने बिना पूछे ही जिनी को कैरावैन के बारे में अपडेट किया। उसकी आंखें जिनी पर ही लगी हुई थी। जिनी ने अपनी बरसाती उतारकर बेंच पर डाली और यूं उसका नीचे से ग्रे कलर का कोट, स्कर्ट और हरे ब्लाउज वाला वो परिधान दिखाई देने लगा, जिसमें वो हमेशा की ही तरह बेहद ही आकर्षक दिखाई दे रही थी। जिनी ने एक क्षण के लिए किटसन की ओर निगाह डाली और बेंच पर रखा एक पैकेट उठा लिया, जिसे वो खुद अपने साथ लेकर आई थी और जिसे उसने अपनी बरसाती उतारने के दौरान नीचे रख दिया था। वो पैकेट थामे कैरावैन के पास खड़े जीपो के पास पहुंची और बोली, इसमें पर्दे हैं। मॉर्गन भी वहीं आन पहुंचा। सब ठीक है? उसने बड़े ही गर्वीले अंदाज में जीपो से पूछा। हाँ, एकदम परफेक्ट। पर्दों का वो पैकेट खोलता जीपो बोला, पहले इन्हें लटका दूं, फिर तुम्हें दिखाता हूं। तब तक ब्लैक भी एक कपड़े से अपने हाथ पोंछता हुआ वहां आ गया था। उसने देखा कि किटसन जिनी को ही निहारे जा रहा था। पिछले हफ्तों में ब्लैक ने कोई औरत नहीं देखी थी। जिनी को देखकर उसका खुश होना स्वाभाविक था, लेकिन उसे असल खुशी इस बात की थी कि किटसन जिनी को देख रहा था। वो यूं देखे ही जा रहा था। उसके ख्याल से किटसन जैसे शख्स का जिनी जैसी इंतहाई खूबसूरत औरत को पाने की कामना करना पागलपन था। ब्लैक जिनी की ओर बढ़ता हुआ बोला, हेलो जिनी, काफी दिनों बाद दिखाई दी। कहीं छुपी बैठी थी क्या? उम्मीद के खिलाफ जिनी मुस्कुराई और बोली, बस यूं ही इधर उधर घूम रही थी, कहीं छुपी नहीं थी। ब्लैक ने उसे सिगरेट ऑफर करते हुए कहा, एक आध बार इधर भी घूमने आ जाती, कम से कम तुम्हारी मौजूदगी में यहां का माहौल तो खुशगवार रहता। जिनी ने सिगरेट ले ली और ब्लैक ने उसे सुलगा दिया। जिनी ने कहा, मेरे आने से तो माहौल उल्टा तनावपूर्ण हो जाता है। उन दोनों को बातें करता देखकर किटसन ईर्ष्या कर रहा था। वो जानता था कि इतनी बेतकल्लुफ बातें करना उसके बस की बात नहीं थी। ब्लैक ने जिनी से कहा, फिर भी एक बार तो आ जाती, मैं बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था। जरा सोचो, मुझे पिछली कई रातें इस जीपो के साथ गुजारनी पड़ी। जिनी हंसी और बोली, हाँ, एक चेंज ऐसा भी सही। उसने ऐसा कहा और कैरावैन की ओर बढ़ गई, जिसे वहां मौजूद मॉर्गन कई कोणों से देख रहा था। पर्दे लगाने के बाद जीपो कैरावैन से बाहर निकला और बोला,
अब देखो, कोई कसर नहीं है। मॉर्गन कैरावैन का निरीक्षण करता रहा। उसने जीपो से पूछा, दरवाजा?" जीपो विजयी भाव से मुस्कुराया। "दरवाजा सही काम करता है," उसने कहा और किटसन की ओर निर्देश दिया। "लड़के, जरा दिखाओ तो हमने दरवाजा कैसे फिक्स किया है।" किटसन कैरावैन के आगे वाले भाग में पहुंचा। जीपो और मॉर्गन पीछे ही खड़े रहे। मॉर्गन ने पीछे वाले भाग का निरीक्षण किया। उसे महसूस हुआ कि कैरावैन का पिछला हिस्सा भी बाकी बॉडी की तरह ठोस और मजबूत नजर आ रहा था। साथ ही साथ वो अब बाकी की बॉडी का भी हिस्सा प्रतीत हो रहा था। जीपो ने पूछा, "अब ठीक है ना?" मॉर्गन ने कहा, जीपो ने किटसन से कहा, "दरवाजा खोलो लड़के।" किटसन ने एक लीवर नीचे दबाया तो कैरावैन का पिछला भाग एक बक्से के ढक्कन की तरह ऊपर उठ गया। साथ ही फर्श का एक हिस्सा भी उठकर नीचे आ गया, जिससे एक ढलान सा बन गया। "क्यों, है ना लाजवाब?" जीपो ने हाथ मलते हुए कहा। "दरवाजे और फर्श को एक साथ टेंडम में काम करने के काबिल बनाने में मुझे बेहद मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार कामयाबी हासिल हो ही गई। यह ढलान इस कदर मजबूत है कि ट्रक के भार को आसानी से बर्दाश्त कर लेगा और यूं ट्रक को कैरावैन में आसानी से चढ़ाया उतारा जा सकता है।" ब्लैक और जिनी भी वहां आ गए। मॉर्गन ने जीपो से कहा, सचमुच लाजवाब है। जीपो, तुमने अच्छा काम किया। अब हमें इससे कई मर्तबा ट्राई कर लेना चाहिए। किटसन ने कोई दर्जन बार लीवर को ऊपर नीचे करके उसकी पूरी प्रक्रिया को दोहराया। तब जाकर मॉर्गन संतुष्ट हुआ। "बेहद शानदार," मॉर्गन ने कहा और कैरावैन के भीतर चढ़ गया। जीपो ढलान पर खड़ा बताने लगा कि उसने क्या क्या तब्दीलियां की है। "छत पर लगे ब्रैकेट्स दरअसल एसिटिलीन और हाइड्रोजन सिलेंडरों के लिए हैं। 2 कबर्ड औजार रखने के लिए हैं, जो हम अपने साथ ले जाने वाले हैं। फर्श को बेहतर और मजबूत बनाया गया है। चेसिस में लोहे के 2 गार्डर जोड़ दिए गए हैं। यूं अब यह कैरावैन तेज झटकों को बर्दाश्त कर लेने के लिए काबिल है।" मॉर्गन ने हर चीज को बड़ी ही बारीकी से जांचा। आखिरकार उसने हामी भरी। "तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जीपो, लेकिन जब ट्रक उसमें चढ़ाया जाएगा तो इसका भार कई गुना बढ़ जाएगा।" "हाँ बेशक," जीपो बोला, "लेकिन हमारी कार तब भी इसका भार खींच ही लेगी। तुमने ये भी कहा था कि हमें किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर नहीं चढ़ना है।" बशर्ते हम पहाड़ी से दूर रहते हैं। दरअसल ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि तुम कितनी तेजी से उस ट्रक को खोल पाते हो। अगर तुम्हें इस काम को करने में ज्यादा समय लगा तो हमें पहाड़ों की ओर भी जाना पड़ सकता है। हालांकि मैं खुद ऐसा करना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर वही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां हम छुपे रह सकते हैं। वहां सड़कें घुमावदार और तीखी चढ़ाई वाली हैं, और मैं कह नहीं सकता कि इतना भार खींचती हमारी कार उन रास्तों पर चल पाएगी या नहीं। जीपो बोला, "लेकिन तुमने तो कहा था कि मुझे वो ट्रक खोलने का काफी वक्त मिलेगा। वो ट्रक 5-7 मिनटों में तो खुलने से रहा।" ठीक है, घबराओ मत," मॉर्गन बोला। "तुम्हें 2-3 हफ्तों का वक्त मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें पहाड़ों में जाना पड़ सकता है। जीपो की आंखें सिकुड़ गई। "लेकिन तुमने तो कहा था कि मुझे महीने का वक्त मिलेगा, और अब तुम 2-3 हफ्तों की बात कर रहे हो। वो ट्रक बेहद मजबूत है मॉर्गन, और उसे खोलने का काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता। मॉर्गन जानता था कि ट्रक गायब होते ही पुलिस टिड्डी दल की तरह उसे ढूंढ निकालने को टूट पड़ेगी। इस काम में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी, और इसलिए जीपो का अपने हिस्से का काम जल्दी निपटाना जरूरी था। लेकिन ट्रक कब्जे में आने से पहले वो जीपो पर दबाव डालकर उसे घबराना नहीं चाहता था। मॉर्गन बोला, तुम ठीक कह रहे हो जीपो। अगर हमारी तकदीर ने हमारा साथ दिया तो यकीनन हमें महीने भर का वक्त मिलेगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम अपनी पहली कोशिश में ही ट्रक को खोल डालो। अब वो ट्रक बेहद मजबूत है मॉर्गन, उसे खोलने में काफी वक्त लगेगा। तो दोस्तों, हम ट्रक को लूटने के लिए तैयार हैं, मॉर्गन ने कहा। जिनी समेत सभी यकायक चौंके। आज मंगलवार है, फाइनल तैयारियों के लिए हमारे पास अभी 3 दिन का वक्त है, मॉर्गन कहता रहा।
क्या कोई बता सकता है कि क्यों हम अपना ये काम इस शुक्रवार को ना करें? किटसन को अपने गले में कुछ फंसता हुआ सा महसूस हुआ। पिछले 11 दिनों से वो कैरावैन पर इस कदर मशरूफ रहा था कि उसे कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन अब वो अचानक जमीन पर आ गया था। ब्लैक को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर सी गुजरती महसूस हुई, लेकिन वो घबराया हुआ नहीं था। वो $2 लाख के सपने देखता हुआ उल्टा रोमांचित हो रहा था। जीपो बहुत बेचैन था। उसे ट्रक जल्दी खोलने का संकेत जरा भी पसंद नहीं आया। वो ट्रक को कब्जा करने की बात से नहीं घबराया था, क्योंकि उसका रोल उस सारी प्रक्रिया में तो बेहद मामूली था, लेकिन ट्रक जल्दी खोलने की बात से वो परेशान था। ब्लैक ने कहा, मेरे ख्याल से शुक्रवार ठीक रहेगा मॉर्गन। जिनी ने भी हामी भरी। हाँ ठीक है। मॉर्गन ने जीपो और किटसन की ओर देखा। वे दोनों हिचकिचाए। फिर जिनी को अपनी ओर देखता पाकर किटसन बोला, हाँ ठीक है, शुक्रवार को कर सकते हैं। जीपो ने असहाय भाव से अपने कंधे उचका दिए और बोला, अब मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। मॉर्गन बेंच पर बैठा था। उसने बाकी चारों को देखते हुए कहा, अगर हम सभी इस बात पर एक मत हैं तो हम बाकी की बात भी तय कर लेते हैं। चारों वहां बिछी लकड़ी की पेटियों पर बैठ गए। मॉर्गन बोला, हमें जीने के लिए एक ओपन 2 सीटर स्पोर्ट्स कार का इंतजाम करना होगा। ब्लैक और किटसन ऐसी एक कार को कहीं से चुराएंगे और जीपो उसका रंग, रूप, नंबर प्लेट आदि बदलेगा। बाद में वो कार संकरे रास्ते पर सड़क के साथ वाली खाई में पलटा दी जाएगी। उसे उलटने के लिए लोहे के मोटे मोटे 2 फुट के मजबूत सरिये भी चाहिए होंगे। ये सरिये जीपो चुराएगा। अब हाँ ठीक है, जीपो ने कहा, मैंने वहीं सड़क पर लगाने के लिए रोड साइन भी बना लिए हैं। दिखाना जरा, मॉर्गन ने कहा। जीपो ने लोहे के डंडों पर बने 2 गोल रोड साइन लगाकर दिखाए। मॉर्गन ने उन्हें देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया जीपो, अब हम अपनी सारी प्लानिंग पर बारीकी से दोबारा विचार कर लेते हैं। मॉर्गन बोला, मैं बताऊंगा कि हम में से किसको क्या क्या करना है, और इस बारे में अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो वो बेहिचक दोबारा पूछ सकता है। मॉर्गन कुछ क्षण रुककर आगे बोला, शुक्रवार सुबह 8 बजे हम सब यहां इकट्ठा होंगे। जिनी और किटसन इस प्रकार की पोशाक पहने होंगे जैसे कि वो छुट्टियां मनाने आए हों। किटसन ब्यूक कार ड्राइव करेगा, जिनी स्पोर्ट्स कार में होगी, बाकी हम तीनों कैरावैन में सवार होंगे। जिनी एजेंसी के पास ट्रक के वहां से बाहर निकलने का इंतजार करेगी। किटसन कैरावैन से जुड़े ब्यूक कार ड्राइव करता हुआ कच्ची सड़क पर पहुंचेगा। वहीं हम जीपो को रोड साइन लगाने के लिए उतार देंगे, क्योंकि वहां बहुत झाड़ियां हैं, उसे वहां छिपने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीपो वहां ट्रक के गुजरने का इंतजार करेगा, और जैसे ही ट्रक वहां से गुजरेगा, जीपो वहां रोड डाइवर्जन का एक साइन बोर्ड लगा देगा। इससे उस रोड का तमाम ट्रैफिक दूसरी सड़क की ओर मुड़ जाएगा। अब वो वहां से पैदल चल देगा और हम अपनी वापसी के दौरान इसे पिक कर लेंगे। मॉर्गन ने जीपो की ओर देखकर पूछा, समझ गए जीपो? जीपो ने सहमति में गर्दन हिलाई। मॉर्गन आगे बोला, किटसन सड़क के संकरे भाग पर जाकर अपनी ब्यूक कार रोकेगा। वहां मैं और ब्लैक कैरावैन से उतरकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएंगे और किटसन आगे चला जाएगा। मॉर्गन ने किटसन पर निगाह डालते हुए कहा, कैरावैन को जंगल में ले जाकर तुम उसे वहीं छोड़कर ब्यूक में वापस लौटोगे और तेजी से सड़क के दूसरे सिरे पर पहुंचकर वहां दूसरा साइन बोर्ड स्थापित कर दोगे। इसके बाद तुम्हें वापस कैरावैन पर पहुंचकर उसे दोबारा ब्यूक कार के साथ जोड़ना है और उसे अगले घटनाक्रम के लिए मोड़कर तैयार कर लेना है। वहां जमीन समतल है, सो तुम्हें कार को कैरावैन सहित घुमाकर ठीक कर लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारा काम होने के बाद तुम्हें यह सुनिश्चित कर लेना है कि कैरावैन का पिछला भाग ट्रक के सामने वाले हिस्से की ओर रहे। ध्यान रहे, इशारा मिलते ही तुम्हें घटनास्थल पर पहुंच जाना है। किटसन ने बीच में पूछा, अब वो इशारा, वो सिग्नल क्या होगा? सिग्नल के रूप में तुम्हें शूटिंग की आवाज सुनाई देगी। अगर शूटिंग नहीं होती है तो मैं तुम्हें सीटी बजाकर सिग्नल दे दूंगा। शूटिंग? किटसन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या शूटिंग भी होगी? पता नहीं, लेकिन ऐसी गोलीबारी भी हो सकती है।
तुम इस गोलीबारी या फिर सीटी की आवाज को सुनते ही चले आना, मॉर्गन ने कहा और फिर जिनी से मुखातिब हुआ। तुम एजेंसी के बाहर अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठी ट्रक के वहां से रुखसत होने का इंतजार करोगी। फिर तुम्हें एक सुरक्षित फासला बनाए रखते हुए उसके पीछे लग जाना है। जैसे ही ट्रक मेन रोड से साइड वाली सड़क पर मुड़े, तुम्हें ट्रक के एकदम पीछे पहुंच जाना है और लगातार हॉर्न बजाते रहना है ताकि ट्रक का ड्राइवर तुम्हें साइड देकर आगे निकल जाने दे। इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें यह खास ध्यान रखना है कि ड्राइवर तुम्हें याद रख सके। सो उसके बगल से गुजरते वक्त भी तुम लगातार हॉर्न बजाती रहना और बेहद तेज रफ्तार से उस ट्रक को ओवरटेक करना। मैं चाहता हूं कि ट्रक ड्राइवर ये समझे कि तुम बहुत जल्दी में हो। इधर ट्रक को ओवरटेक करते हुए तुम उसकी ओर हाथ भी हिला देना। वहां से आगे तुम्हें 1 मील लंबी सीधी रेतीली सड़क पार करनी है। जो स्पोर्ट्स कार तुम्हारे पास होगी उसे तुम 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ा सकोगी। तुमने अपनी कार की रफ्तार को ज्यादा से ज्यादा तेज रखना है ताकि ट्रक में मौजूद दोनों लोगों को लगे कि इतनी तेज रफ्तार से कार दौड़ाना खुदकुशी करने के बराबर है। जब तुम इतनी रफ्तार से कार चलाती हुई आगे मोड़ पर पहुंचोगी तो उनकी नज़र से ओझल हो जाओगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी कार की रफ्तार नहीं घटानी है। तुम्हें सामने से आते किसी वाहन का कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि किटसन सड़क के दूसरी ओर भी रोड साइन स्थापित कर चुका होगा। सड़क के उस संकरे भाग में मैं और ब्लैक लोहे के सरिये सहित तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम वहां आकर कार रोक कर उतर जाओगी और हम कार को खाई में उलट देंगे। ट्रक के वहां पहुंचने से पहले हमें वहां कार दुर्घटना का स्टेज तैयार करना होगा और उसके लिए हमें कम से कम 15 मिनटों का समय लगेगा। इसीलिए तुम्हें पूरी स्पीड में कार दौड़ानी होगी ताकि उस ट्रक से कम 15-20 मिनट पहले तुम उस जगह तक पहुंच सको। दुर्घटना को वास्तविक दर्शाने के लिए हमें उसमें आग लगानी पड़ेगी और इस काम के लिए हमें पेट्रोल टैंक से कार तक पहुंचने वाली कपड़े की एक लंबी पट्टी की जरूरत पड़ेगी। मॉर्गन ने किटसन पर निगाह डाली। किटसन, तुम ड्यूकस में बूचड़ खाने जाकर वहां से 3-4 लीटर खून ले आना। जिनी, तुम्हें अपने साथ कपड़ों का एक दूसरा सेट भी रखना होगा जो पूरे मिशन के बाद वापसी में इस्तेमाल आएंगे। तुम्हारे पहले वाले कपड़े पर हम खून छिड़क देंगे क्योंकि तुम्हारा वहां खून से लथपथ दिखाई देना इंतहाई जरूरी होगा। यही सब देखकर वो ट्रक रोककर तुम्हारे पास आने को मजबूर होंगे। तो तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, जिनी ने कहा। ठीक है, तो अब हालात कुछ यूं है कि तुम खून से लथपथ सड़क पर घायल पड़ी हो और खाई में तुम्हारी कार पड़ी जल रही है। मैं और ब्लैक अपनी ऑटोमेटिक राइफल के साथ झाड़ियों में छुपे हैं। अब गार्ड और ड्राइवर सड़क पर घायल पड़ी जिनी को देखकर क्या करेंगे, इस बारे में पहले से ही यकीन के साथ कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो फिर भी तय है कि वे इसे ट्रक के नीचे कुचलते हुए आगे नहीं बढ़ने वाले। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि वे ट्रक को रोक लेंगे और फिर मेरा ख्याल है कि गार्ड उतरकर जिनी के पास पहुंचेगा और ड्राइवर ट्रक में बैठा इंतजार करेगा। जब गार्ड जिनी के पास पहुंचने वाला होगा, मैं ट्रक के पीछे पहुंच जाऊंगा। उधर ब्लैक गार्ड को अपनी राइफल से कवर किए रहेगा। जैसे ही गार्ड जिनी पर झुकेगा, मैं खिड़की से ट्रक ड्राइवर पर रिवॉल्वर तान दूंगा। इधर जिनी भी गार्ड पर अपनी रिवॉल्वर तान देगी। अब आगे इन हालातों में 2 किस्म की सूरत हाल बनती है। या तो वे दोनों सरेंडर कर देंगे या फिर पूरी क्षमता और काबिलियत से प्रतिरोध करेंगे। हमने हर तरह के हालातों का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना है। अगर गार्ड ने कुछ किया तो ब्लैक उसे ठिकाने लगा देगा और यही कुछ मैं ड्राइवर के साथ करूंगा। मुझे ड्राइवर को हर हाल में ट्रक में भीतर लगे किसी भी बटन को दबाने से हर हाल में रोकना होगा। अगर हम सतर्क रहें तो ये काम ज्यादा मुश्किल साबित नहीं होगा। फिर मॉर्गन ने ब्लैक की ओर देखा और बोला, ब्लैक, क्या तुम 20 फुट की दूरी से गार्ड को निशाना बना सकते हो? ब्लैक ने निगाहें चुराते हुए कहा, हाँ। ठीक है, मॉर्गन ने कहा। गार्ड और ड्राइवर का माकूल इंतजाम हो जाने के बाद मैं किटसन को सीटी का सिग्नल दे दूंगा। मॉर्गन ने किटसन पर निगाह डाली और बोला, तुम सड़क पर कोई 500 गज की दूरी पर स्थित रहोगे और फिर सिग्नल मिलते ही फुर्ती से वहां पहुंच जाना।
किटसन ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। मॉर्गन आगे बोला, इसके बाद हम सबको सारा मामला बेहद तेजी से समेटकर निपटा लेना होगा। ब्यूक कार आएगी और कैरावैन को इस तरह पोजीशन कर देगी कि उसका पीछे वाला हिस्सा ट्रक के सामने पड़े। मैं ट्रक को ड्राइव करके उसे कैरावैन की ढलान पर से चढ़ाता हुआ उसे भीतर पहुंचा दूंगा। जिन्हें इस दौरान अपने कपड़े बदल लेगी। ब्लैक लोहे के सरिये और राइफल लेकर कैरावैन में मेरे पास आ जाएगा और वापसी में हम जीपों को भी अपने साथ सवार कर लेंगे। अब इस तरह हम सब तेजी से आगे हाईवे की ओर चल देंगे। वहां पहुंचने में हमें कुछ 15 मिनट लगेंगे। तब तक एजेंसी को उनके ट्रक के साथ घटी दुर्घटना का पता चल चुका होगा, क्योंकि उनका ट्रक के साथ रेडियो संपर्क टूट चुका होगा। वे लोग पहले अपने रेडियो सेट को चेक करेंगे, फिर रॉकेट रिसर्च स्टेशन पर पूछताछ करेंगे और इस सब में उन्हें करीबन आधा घंटा लग जाएगा। अब तक ये बात पता चल चुकी होगी कि ट्रक गायब हो चुका है। इधर हम हाईवे पर पहुंचेंगे तो आगे किटसन 30 मील की रफ्तार से ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ेगा और देखने वाले सोचेंगे कि किटसन और जिनी कैरावैन में सवार होकर छुट्टियां मनाने निकले हैं। तो किसी को कुछ पूछना है? हाँ, किटसन ने कहा। ड्राइवर और गार्ड का क्या होगा? क्या हम उन्हें वहीं सड़क पर ही पड़ा छोड़ देंगे? उनका इंतजाम मैं और ब्लैक कर लेंगे। किटसन का पसीना छूटने लगा। उसे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि गार्ड और ड्राइवर की हत्या होने वाली है। जीपो ने पूछा, तुम गार्ड और ड्राइवर के साथ क्या करने वाले हो मॉर्गन? तुम और किटसन अच्छी तरह समझ चुके हो कि उन दोनों का क्या किया जाएगा। मॉर्गन गुर्राता हुआ बोला, अब इस बारे में जो कुछ भी करना है मैं और ब्लैक करेंगे। तुम इस बारे में अपना सिर मत खपाओ। ठीक है, जीपो ने मरी सी आवाज में कहा। मॉर्गन ने आगे बताना शुरू किया। हाईवे पर पहुंचकर हम फोक लेक की ओर बढ़ेंगे। वहां एक बहुत बड़ा कैरावैन कैंप है और यूं वहां मौजूद कोई 200 कैरावैन के विशाल झुंड में हमारा कैरावैन भी आसानी से छिप जाएगा। हम दोपहर तक वहां पहुंच जाएंगे। आगे किटसन वहां बने केबिनों में से एक केबिन को किराए पर ले लेगा। उसने किटसन की ओर निगाह डालकर कहा, तुम कैरावैन को केबिन के नजदीक ही रखना। तुम्हें और जिनी को यूं जाहिर करना है कि मानो तुम सचमुच में हनीमून मनाने निकले हो। तुम वहां पर किसिंग, स्विमिंग और बाकी सभी वही गतिविधियां करोगे और यूं वहां मौजूद भीड़ पर ऐसा जाहिर करोगे कि तुम अपनी ही दुनिया में मस्त हो। जब तुम ये सब कर रहे होगे, मैं और ब्लैक और जीपो उस ट्रक को खोलने की कोशिश करेंगे। वाह मॉर्गन, ब्लैक ने ऊंची आवाज में कहा, इस निकम्मे को तुम न सिर्फ बेहद आसान काम दे रहे हो बल्कि ऐश करने का भरपूर मौका भी दे रहे हो। किटसन का चेहरा तमतमा उठा। उसने मुट्ठियां भींची और आगे बढ़ा। मॉर्गन ने गुर्राते हुए कहा, ठहरो। मॉर्गन ने उसे रोका, और तुम सुनो ब्लैक, हम सब एक टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। किटसन के हिस्से में हनीमून वाला काम, क्योंकि वो एक बेहद कुशल और दक्ष ड्राइवर है, वो इस मामले में हम सब से कहीं बेहतर है और इसलिए तुम उस पर यूं छींटा कशी करने की आदत छोड़ दो। जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, हमें एक टीम वर्क के रूप में काम करना है। हाँ ठीक है, ब्लैक ने कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मॉर्गन ने उसे घूर कर देखा और कहा, कैरावैन के पार्क हो जाने के बाद जीपो उस पर काम करना शुरू कर देगा। यह काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उस कैरावैन के अंदर वो ट्रक खड़ा होगा और उसमें जगह सीमित होगी और फिर अंदर बेहद गर्मी भी होगी, लेकिन फिर भी हमें इसे करना ही होगा। हम तीनों अंधेरा होने तक कैरावैन के भीतर ही रहेंगे और रात को केबिन में आ जाएंगे, जहां हम सुबह होने तक आराम कर सकते हैं। सुबह होने पर हमें वापस कैरावैन के अंदर जाकर अपना काम करना शुरू कर देना है। अगर ट्रक को खोलने में जीपों को कुछ ज्यादा वक्त की दरकार हुई तो हमें आगे वो ट्रक पहाड़ों में ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि पहाड़ी चढ़ाई पर हमारी कार उसे टो नहीं कर पाएगी। अब मुझे कैरावैन के अंदर रहकर ही ट्रक खोलना पड़ेगा? जीपो ने पूछा। अब लेकिन वहां मैं फ्लेम कैसे इस्तेमाल करूंगा? कैरावैन में अगर इस तरह की कोशिश की गई तो उसमें आग लगने की संभावना है। फ्लेम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉर्गन ने कहा। तब तक ट्रक में टाइम लॉक अपडेट हो चुका होगा
तुम्हें उसका कॉम्बिनेशन पता करने की कोशिश करनी होगी। जीपो ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। मॉर्गन भी बेंच से उठकर खड़ा हो गया। यही है पूरी योजना, और हालांकि ये बेहद सूझबूझ से बनाई गई है तो भी इसे परफेक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी योजना पूरी तरह परफेक्ट, फुल प्रूफ या गारंटी शुदा नहीं होती। फिर मॉर्गन ने जिनी पर निगाह डालते हुए कहा, लेकिन मोटे तौर पर यह पूरी योजना खासी दमदार है और ये कामयाब भी हो जाएगी। जिनी ने कहा, बशर्ते हम में से हर एक अपने हिस्से के काम को सही ढंग से पूरा कर सके। मैं जानता हूं, मॉर्गन ने कहकर अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और बोला, सुनो ब्लैक, तुम और किटसन जीपो की कार ले जाओ और किसी कार पार्किंग से हमारे मतलब की एक स्पोर्ट्स कार चुरा कर ले आओ। जीपो, तुम उसका रंग, रोगन, नंबर आदि तब्दील कर देना। तुम दोनों अब जा सकते हो। किटसन को ब्लैक का साथ पसंद नहीं था। वो बुझे मन से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। ब्लैक ने भी उसका अनुसरण किया। अब पीछे रह गए लोगों को कुछ क्षण बाहर एक कार के स्टार्ट होकर वहां से रवाना होने की आवाज सुनाई दी। मतलब किटसन और ब्लैक वहां से जा चुके थे। मॉर्गन ने आगे कहा, जिनी, तुम्हें खाने पीने का इंतजाम करना है। 2 टोकरियों में डिब्बा बंद खाना पैक कर लेना। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर जिनी को देते हुए कहा, और सुनो, स्कॉच की 2 बोतलें भी ले आना। हम शुक्रवार सुबह 8 बजे यहीं पर मिलेंगे। तुम समय से पहुंच जाना। ओके, ठीक है, जिनी ने कहा। मॉर्गन ने कहा, बाहर बरसात अभी भी जारी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कार पर छोड़कर आ सकता हूं। नो थैंक्स, जिनी ने अपनी बरसाती पहनते हुए कहा, मैं बस से चली जाऊंगी। और वो बाहर निकल गई। पीछे बैठा जीपो सोच रहा था कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। मॉर्गन ने जैसे उसकी शंकाओं को पढ़ लिया। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे को थपथपाया और बोला, ज्यादा सोचो मत, ठीक 1 हफ्ते बाद यह दुनिया तुम्हारी जेब में होगी। मॉर्गन ने जीपो को दिलासा दिया, उसकी हिम्मत को बढ़ाया और फिर अगले दिन आने को कहकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ किटसन गोमांट सिनेमा के पीछे बने कारों के पार्किंग लॉट की ओर कार ड्राइव कर रहा था। वो अपने विचारों में खोया हुआ आने वाले दिनों के हालातों के बारे में सोच रहा था। इस पूरे मामले की कामयाबी पर उसे कतई भरोसा नहीं था। ये तो केवल जिनी के साथ नजदीकियां और उसके साथ कुछ दिन गुजारने के ख्याल ने उसे इस कदर रोमांचित कर दिया था कि वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। सुन लड़के, उसके बगल में बैठा ब्लैक यकायक बोलने लगा, मैं तुझे एक नेक सलाह देता हूं। तो जिनी को लेकर खामखा कोई वहम मत पालना। इस पूरे काम के खत्म होते ही वो मेरे साथ रहने लगेगी। मैं उसे पेरिस और लंदन घुमाने का वादा कर चुका हूं। किटसन पर मानो जैसे बिजली गिर गई हो। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तुम बकवास करना बंद करो। अच्छा, ब्लैक उसकी झल्लाहट पर आनंदित होता हुआ बोला, तुम्हें शायद ये सुनकर और भी बुरा लगे कि तुम्हारे जैसा गंवार तो उसके साथ पेरिस के किसी रेस्टोरेंट में भी घुसते हुए घबराएगा। बको मत, किटसन गुर्राया, वरना चेहरा बिगाड़ दूंगा। ब्लैक बोला, सुनो किटसन, मैं तुम्हें इस बारे में साफ बता दूं कि जिनी पर सिर्फ मेरा हक है। सो तुम उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। तभी वे पार्किंग लॉट में पहुंच गए और उनकी तल्ख होती जा रही बहस वहीं रुक गई। पार्किंग में कारें 2 कतारों में खड़ी थी। उनकी निगरानी के लिए वहां कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दिया। दोनों अपनी कार से नीचे उतरे और अपने मतलब की कार तलाशने लगे। किटसन को कारों की उन लंबी कतारों के बीच कई कैडलॉग जैगुआर खड़ी दिखाई दी। फिर उनकी निगाह उन्हीं के बीच खड़ी एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। पार्किंग लॉट में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। किटसन ने कार का निरीक्षण किया तो कार के ग्लव कंपार्टमेंट में उसे कार की चाबियां भी मिल गई। तब तक ब्लैक भी उसके पास आ गया था। ये ठीक है, ब्लैक ने व्यंग किया, क्योंकि तुम दक्ष और काबिल ड्राइवर बताए जाते हो किटसन, सो तुम ही से यहां से चुरा कर जीपो के पास ले जाओ। कार चुराने का थोड़ा सा रिस्क तो तुम उठा ही लोगे, क्योंकि वैसे तो तुम्हें इस पूरे मिशन में सबसे आसान और यकीनन सबसे मजेदार काम सौंपा गया है। किटसन की सहनशक्ति जवाब दे गई। उसने बगैर सोचे समझे ब्लैक पर एक घूंसा जमा दिया।
ब्लैक को उससे इसी तरह की हरकत की अपेक्षा थी और यूं वो भी पूरी तरह से सतर्क था। ब्लैक तुरंत एक तरफ को झुक गया और किटसन के वार से बच गया और फिर उसने भी तुरंत किटसन पर वार किया। उसका घूंसा सीधे किटसन के कंधे पर पड़ा और फिर जैसे ही किटसन लड़खड़ाया, ब्लैक ने अपनी पूरी ताकत से किटसन के पेट पर अगला घूंसा जड़ दिया। किटसन को रिंग छोड़े अरसा बीत चुका था। उसकी मांसपेशियां अब नर्म पड़ चुकी थी। ब्लैक के उस जबरदस्त वार ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो बिलखता हुआ नीचे जा गिरा। ब्लैक ने जब उसे यूं धराशाही होते हुए देखा तो वो मुस्कुरा उठा। अब हिसाब बराबर हुआ हरामजादे, आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। अब चल उठ, हमें ये कार जीपो के पास पहुंचानी है। किटसन को वहीं पड़ा छोड़कर वो वापस अपने साथ लाई कार की ओर बढ़ गया। इधर ब्लैक के उस भयंकर वार से उभरने में किटसन को कई मिनट लगे। गुस्से और अपमान से वो सुलग उठा। उसने बेहद मुश्किल से खुद को पैरों पर खड़ा किया और स्पोर्ट्स कार पर सवार होकर पार्किंग लॉट से बाहर आया। अब उसने जीपो के वर्कशॉप की ओर कार बढ़ाई। ड्राइव करते हुए वो ये सोच रहा था कि अभी ब्लैक के साथ उसकी एक आखिरी मुठभेड़ होनी बाकी है। अगर ब्लैक को लगता है कि वो जिनी को उससे छीन लेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। उसने निश्चय किया कि अगली दफा की मुठभेड़ में वो ब्लैक के दाएं हाथ से होशियार रहेगा। ब्लैक जिस्मानी ताकत में यकीनन उससे बढ़कर था और उसका दायां हाथ वाकई खतरनाक था। जिस वक्त किटसन स्पोर्ट्स कार में सवार होकर जीपो के वर्कशॉप की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त मॉर्गन अपनी कार ड्राइव करता हुआ अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। मॉर्गन ट्रक डकैती के बारे में ही सोच रहा था। उसने तय कर लिया था कि इस बार के इस बड़े काम के बाद वो अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। बरसात थम गई थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी फिसलन थी। मॉर्गन सावधानी से कार ड्राइव करता रहा। रकम हासिल होते ही वो गैंग छोड़ देने वाला था। इस बारे में वो पूरी तैयारियां कर चुका था। उसकी जेब में मैक्सिको और कैलिफोर्निया की सीमा पर स्थित एक शहर का हवाई टिकट मौजूद था। उस टिकट पर वो कभी भी किसी भी प्लेन पर सफर कर सकता था। उसने जिस शहर में अपने हिस्से में हासिल रकम को रखने का प्लान बनाया था, उसमें वो एक बैंक लॉकर भी किराए पर ले चुका था। फिर सब कुछ हो जाने के बाद उसने बॉर्डर पार करके मैक्सिको जाकर वहीं इंतजार करने का फैसला किया था और जैसे ही सारा मामला ठंडा पड़ेगा और कोई अच्छा मौका मिलेगा, तब मॉर्गन ने फैसला किया था कि वो उस नकद रकम से बियरर बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देगा और यूं पूरे $2 लाख को वो बियरर बॉन्ड्स में बदल लेगा और बाद में अपनी सहूलियत से उन्हें कभी भी बेचकर दोबारा रकम खड़ी कर लेगा। पूरी दुनिया उसकी जेब में होगी, बल्कि कदमों में होगी। मॉर्गन अपने ख्यालों में खोया हुआ खुद ही खुश होने लगा। वैसे उसने इस पूरे मिशन के बारे में कोई वहम नहीं पाला हुआ था। उसे एहसास था कि इस सिलसिले में कामयाबी की गुंजाइश केवल 50% ही थी। ऊपर से पूरी डकैती को कामयाबी से अंजाम देते ही पुलिस इसमें शामिल लोगों की तलाश में लग जाने वाली थी। शायद आर्मी भी रकम बरामदगी के लिए काम में लगाई जाए। मॉर्गन को ब्लैक, किटसन और जीपो तीनों में से किसी पर भरोसा नहीं था। उसे तो ये सोचकर भी चिढ़ हुई थी कि उसकी योजना तो पूरे $10 लाख लूटने की थी, लेकिन उसमें से उसका हिस्सा केवल 5वां भाग ही था। उसे यकीन था कि पुलिस बाकी सारी रकम बरामद करने में कामयाब हो जाने वाली थी, सिवाय उसके हिस्से की रकम के। जिनी उसके लिए रहस्यपूर्ण थी। वो उसकी ओर से परेशान भी था। हालांकि जिनी की ये सारी योजना बेहद ठोस और वाकई दमदार थी, लेकिन ये शानदार योजना जिनी ने ही बनाई थी, इसका उसे कतई यकीन नहीं था। आखिर कौन था इस रहस्यमयी लड़की के पीछे? क्या जिनी ने किसी और की योजना चुरा कर डबल क्रॉस किया था, या फिर वो उन्हीं के साथ डबल क्रॉस करने वाली थी? मॉर्गन को लगा इन सवालों पर सिर खपाना बेकार था। जिनी उन्हें अपनी योजना दे चुकी थी और मॉर्गन अब उससे फायदा उठाने वाला था। ऊपर से इस पूरी योजना में जिनी ने सबसे मुश्किल और बेहद खतरनाक काम चुना था। आखिरकार मॉर्गन ने जिनी के विचारों को अपने दिमाग से झटका और अपना सारा ध्यान कार ड्राइव करते हुए सड़क पर टिका लिया।
वो अपनी कार में बैठा अपने ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर इस कहानी का ये भाग आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। मेरे इस चैनल में इस तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।